आज के क्लास में हम लोग प्रशांत कुमार मेरे बात पर ध्यान दें। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। आपके उत्तर के बाद क्लास प्रारंभ हो जाएगा। खड़ा होइए। पांच मजदूरों के द्वारा, बात को गौर से सुनना है, 5 मजदूर मिलकर 100 वस्तु का निर्माण करता है। मौखिक प्रश्न है। 5 मजदूर मिलकर 100 वस्तु का निर्माण करता है, तो एक मजदूर की औसत उत्पादकता कितनी होगी? पढ़िए। ठीक बोला है? सीधा डिवाइड करना था। अब आज के क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है आगम की धारणाएं। मतलब आगम की विचारधारा, और आगम का मतलब होता है रेवेन्यू। अच्छा, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, हम हो, हमसे उम्र दराज हो, आप हो या हमसे छोटा बच्चा हो, आज का युग आर्थिक युग है। आप अपना समय और श्रम वहीं लगाते हैं जहां से कुछ मिलने की संभावना होती है। अगर लाभ ना हो तो शायद आप किसी कारोबार को नहीं करेंगे। बात तो तय है। आर्थिक मानव की कल्पना आज की जाती है। आज के इस युग में गैर आर्थिक मानव की कल्पना नहीं की जा रही। की जा रही? नहीं की जा रही। लाभ कमाना, हम जितना पर कहीं धन लगाते हैं, उससे ज्यादा मात्रा में हमें धन की क्या हो? प्राप्ति हो। उससे अधिक मात्रा में हमें आय की, धन की प्राप्ति हो, ये हमारा उद्देश्य रहता है। गलत सही? हम जितना इन्वेस्ट करते हैं, जितना लगाते हैं, चाहते कि हमसे उससे ज्यादा रुपया कमाए। इसी विचारधारा को हम आगम की विचारधारा, आगम की धारणा के नाम से। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि सर आगम का मतलब क्या होता है? आगम कहते किसे हैं? या आगम का मतलब क्या होता है? एक फर्म का मतलब होता है एक उद्योग। जैसे मैं एक पर्सन हूं, यदि मैं अपने आप को एक फर्म मान लूं, तो मैं दिन भर अपने ज्ञान को बेचता हूं। सही बात है। इसको बेचने से जो हमें प्राप्ति होती है वह मेरा आगम कहलाएगा, रेवेन्यू। तो हर व्यक्ति जब फर्म की स्थापना करता है, कारखाना की स्थापना करता है, तो कारखाना को स्थापित करने का एक लक्ष्य होता है कमाना, आय अर्जित करना, धन अर्जित करना। तो धन अर्जित करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के वस्तु का निर्माण करता है। तो उन वस्तु को बेचने से जो कंपनी सामान बनाता है, किसी मिल में जो वस्तु बनता है, उस वस्तु को बेचने से जो अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। मान लो कि वस्तु को, मार्कर को बनाने में 5 रुपया खर्चा हुआ, लेकिन इस मार्कर को मार्केट में बेच दिया गया तो उसे 100 रुपया मिला, या सॉरी 6 रुपया मिला। कितना मिला? गलत कि सही? लागत 5 रुपया है, बेचा कितना में? 6। तो प्रति मार्कर कितना बचत हुआ? 1 रुपया बचत हुआ। उसी 1 रुपया को क्या कहेंगे? आगम कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आगम। तो आगम क्या है? तो आगम का मतलब कि एक उद्यमी, एक फर्म अपने उत्पाद को बेचकर, एक फर्म अपने उत्पाद को बेचकर जो धन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? आगम के नाम से। फिर है कि लाभ क्या है? आगम एक प्रकार का लाभ है। आगम क्या है? आगम एक प्रकार का लाभ है। तो मन में प्रश्न होगा कि लाभ क्या है? लाभ क्या है? एक लाइन में कहते क्रय और विक्रय के अंतर को लाभ कहते हैं। हम अगर साधारण शब्दों में कहें, सॉरी, विक्रय
माइनस क्रय इक्वल टू क्या होगा? हम किसी सामान को खरीदते हैं क्या? जहां खरीदते हैं वहां हम क्रेता हो गए हैं, और जो बेचता हो क्या कहलाएगा? लेकिन मैं अगर विक्रेता हूं तो हमारे क्रय मूल्य से हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। एक विक्रेता के लिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या कहलाएगा? लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में यदि कोई पूछे कि लाभ क्या है, तो उत्पादन लागत और विक्रय के अंतर को हम यहां लिख सकते हैं उत्पादन लागत एवं विक्रय का अंतर। मतलब उत्पादन लागत घटाओ माइनस विक्रय का क्या अंतर? मतलब किसी वस्तु को बनाने में जो आपका खर्चा हुआ, आज जितना आपने क्या कर लिया, तो निश्चित है कि आप जितना लागत हुआ उससे बेसी बेचिएगा। गलत सही? इसी को ना साधारण शब्द में कहते विक्रय मूल्य माइनस क्या कहलाता है? अब प्रश्न है तो आगम की धारणा कितनी है? तो आगम की 3 धारणाएं हैं, आगमन की 3 विचारधाराएं हैं। आगम की कितनी विचारधाराएं हैं? तो आगम की 3 विचारधाराएं हैं। आगम की कितनी धारणाएं हैं? विचारधारा का होती नहीं या धारणा का होती, तीनों में दोनों में कोई अंतर नहीं है। पहला कुल आगम जिसे टीआर टोटल रेवेन्यू, टीआर का फुल फॉर्म टोटल रेवेन्यू। सीमांत आगम मतलब एमआर मार्जिनल रेवेन्यू। औसत आगम एआर एवरेज रेवेन्यू ना। फॉर्मूला भी याद कर लेना, टीआर बराबर पी इंटू क्यू या टीआर बराबर सिग्मा इंटू एमआर। गलती की सही? इस दोनों फॉर्मूला से कुल आगम आंकिक प्रश्न को निकाला। डाटा कुछ दिया रहे, कहे कुल आगम निकालें। सीमांत आगम का एमआर इक्वल टू डेल्टा टीआर बटा डेल्टा क्यू, टीआर बटा टोटल रेवेन्यू। मतलब कुल आगम में क्वांटिटी से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? सीमांत आगम। फॉर्मूला से परिभाषा भी पता चल जा रहा है। इसको हम एमआर बराबर टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1 ऐसे भी निकाल सकते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, ये थोड़ा आसानी से निकल जाता है फॉर्मूला यहाँ। और औसत आगम का है टीआर बराबर टीआर बटा क्यू। 2 नंबर का अगर प्रश्न पूछे तो इसको परिभाषा लिखकर या दोनों सूत्र लिखो, सटीक 2 नंबर दे देगा। क्या? क्योंकि दोनों तरीका से हमने सिद्ध कर दिया उसे। यहाँ भी डिफिनेशन लिख के इसको लिख दो, ये चाहे ये या दोनों लिख दो। औसत आगम क्या है? औसत आगम से आप क्या समझते हैं? परिभाषा लिख दो, इसको भी दे दो। क्योंकि औसत आगम, इसमें कौन औसत आगम का सूत्र है? ऐसे ही वस्तु इसमें डालता है कि औसत आगम बराबर सीमांत आगम बराबर ये दे देगा, तो ये दे देगा। वस्तुनिष्ठ में देता ही है, केसों में है, किताबों में होगा ही। पूछ देता है कि कुल आगम टीआर बराबर टीआर इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन दे देगा 4 गो। लेकिन उनमें सही कौन होगा? या तो ये वाला सही देगा, नहीं तो ये वाला देगा। टीआर इक्वल टू पी इंटू या टीआर इक्वल टू सिग्मा इंटू एमआर, एमआर इक्वल टू डेल्टा टीआर बाई डेल्टा क्यू या एमआर इक्वल टू डेल्टा टीआर एन माइनस टीआर और माइनस 1 और एआर इक्वल टू टीआर बाई क्यू। मतलब एआर इक्वल टू व्हाट, औसत आगम बराबर क्या होगा। ये वस्तुनिष्ठ के लिए 3 अलग अलग प्रश्न आपका बनता है। और याद रखें कई बार फुल फॉर्म में पूछता है। टीआर बराबर टोटल रेवेन्यू, एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू। तो प्रश्नों के मन में होगा कि सर परिभाषा थोड़ा विस्तार से, कुल आगम क्या है या कुल आगम से आप क्या समझते हैं? कुल आगम क्या है या कुल आगम से आप क्या समझते हैं? तो एक फर्म के द्वारा, एक जितनी वस्तु को बेचा जाता है
उसके प्रति इकाई वस्तु से गुणनफल करने पर जो भागफल प्राप्त होता है, ठीक दिया है। पी जितना, पी मतलब प्राइस, क्यू मतलब क्या होता है क्वांटिटी। एक वस्तु की कीमत और जितना वस्तु अपने बेचा सबको भाग दे दो, सॉरी गुना कर दो, और जो गुणनफल प्राप्त होगा क्या कहोगे? मतलब एक फर्म के द्वारा या एक दुकानदार के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा जितनी वस्तु को बेचा जाता है और प्रत्येक वस्तु का जितना कीमत होगा, तो वस्तु की संख्या अब प्रति वस्तु कीमत को भाग दे दो, सॉरी गुना कर दो, और गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? वस्तु इसमें ऐसे ही प्रश्न डाल सकता है ना। प्रति इकाई कीमत समझना आपको है भाई, प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप का ही ज्यादा है। वस्तु के प्रति इकाई कीमत को वस्तु की संख्या से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन देगा टी आर, एम आर, ए आर, नन ऑफ दीज। क्या होगा? किसको नहीं समझ में है? शर्माना तो को नहीं है। एक बार और बता दूं, कोई आपसे पूछे कि कुल आगम क्या है, तो उत्पाद सभी बेची गई वस्तु की इकाइयों को इकाइयों की संख्या से क्या देने पर? गुना करने पर है। गुना करने पर जो भाग गुणनखंड प्राप्त, गुणनफल प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? एक फर्म के द्वारा जितनी वस्तु को बेचा, जैसे मान लो एक दुकानदार ने 100 मार्कर बेचा। कितना मार्कर बेचा? मान लो कि एक दुकानदार ने क्या किया? 100 मार्कर बेचा। कितना मार्कर? 100 पेन बेचा। अब मान लो कि पर पेन कीमत अगर 10 रुपया, तो इसका कुल आगम कितना हो जाएगा? तो सीधा कर देंगे 3 × 100 इक्वल टू 1 पर 3 0, 1000 हो जाएगा। शायद किसी छात्र को परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना चाहिए। टी आर का मतलब समझ गया। अब कहता है दूसरा, सीमांत आगम क्या है? तो सीमांत का भी परिभाषा कई बार दे चुका हूं, थोड़ा सा शब्द का हेर फेर है, उसी हेर फेर को समझना है कि सीमांत आगम क्या है। किसी वस्तु के अतिरिक्त, किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन से आगम में जो परिवर्तन हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब एक विक्रेता प्रतिदिन 100 वस्तु को बेचकर मान लो 2000 रुपया कमाता था। 100 इकाई को बेचकर कितना कमाता था? 2000 रुपया। मान लो अब उसने आज 101 इकाई बेचा। कितना बेचा? 101 इकाई बेचा, मतलब वो इकाई क्या कर दिया? ज्यादा बेच दिया। तो 101 इकाई बेचने से यदि मान लो उससे 2000, हम नहीं अर्थ का नहीं कुछ लिख रहा हूं, हम यहाँ 2020 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ हम 2020 भी लिख देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, 20 लिखेंगे तो चलेगा, पॉइंट में सर जाएगा। दूसरा क्या होगा? तो एक ज्यादा बेच दिया तो कितना हुआ? अगर मान लो 1 इकाई उस दिन कम ही बिका, मान लो उसका 99 इकाई ही बिचा, और मान लो 1980 रुपये धन की प्राप्ति हुई, इसका क्या होगा? कितना हो जाएगा? क्या कहा था? टी आर टोटल रेवेन्यू अब बटा क्यू। तो टोटल रेवेन्यू कितना? यहाँ पर 2000 है, और क्यू मतलब कितना है? 100 है। यहाँ टी आर के टोटल रेवेन्यू कितना ये है, तो यहाँ कितना देंगे? 101 से भाग देंगे। यहाँ कितना है? तो 99 से भाग देंगे। गलत कि सही? यही ना फॉर्मूला कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। ऊपर वाला आसान है, जो आसान हो समझो उसे समझ लो कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाइयों के विक्रय से, बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है, कुल आगम में जो क्या होता है? बदलाव होता है, उसी बदलाव को हम क्या कहेंगे? सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। हाँ, परिवर्तन मतलब घटना बढ़ना कुछ भी हो सकता है। क्या जी? क्या हर दिन सबका बिक्री समान होता है क्या? हमने एक दिखाया 10 भी आगे बढ़ सकता है, 10 घट भी हो सकता है। मान ले कि जब दुकान खोले 2 घंटा पहले ही दुकान बंद कर दिए, या 2 घंटा लेट से दुकान खोले, या उस दिन ग्राहक ही बंदी का दिन आ गया। जल्दी सही, चुनाव का समय हो गया, 2 घंटा खोलने दिया, बाकी बंद करा दिया, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ग्राहक का जाना कहीं बढ़ भी जाता है,
कभी अचानक घटियो जाता है? लोगों के रुचि पर निर्भर करता है, ग्राहक की संख्या पर निर्भर करता है बिगड़ी। उम्मीद है यह भी समझ गए होंगे, यह भी समझ गए होंगे। आते हैं औसत आगम क्या है। प्रश्न क्या है? औसत आगम क्या है? तो कहता है कुल बिक्री की गई इकाइयों, कुल बिक्री की गई इकाइयों की संख्या से कुल आगम को क्या कर दो, भाग दे दो। मतलब हमने जितना सामान को बेचा, क्या किया? जितना वस्तु को बेचा, और वस्तु को इतने से जितना हमें क्या हुआ, आगम की प्राप्ति हुई, उस आगम में वस्तु की इकाई की संख्या से क्या करो, और जो भागफल प्राप्त हुआ क्या कहें? मतलब कहा कि टीआर में क्वांटिटी से क्या कर दो, मतलब कुल आगत, इन्हें कह रहा है कुल आगत बटा वस्तु की मात्रा। कुल आगत में या कुल आगम में वस्तु की मात्रा से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम औसत आगम, ये आगत में कोई दिक्कत नहीं है, औसत आगम के नाम से। मान लिया कि एक उपभोक्ता, सॉरी एक विक्रेता, मान लो इसके पास पोटैटो है, ओनियन है, जिंजर है, अदरक बहुत इसके पास है। मान लिया पोटैटो इसने 20 केजी बेचा 16 रुपए के दर से, ओनियन 35 रुपये, 20 केजी बेचा 35 रुपए के दर से, जिंजर इसने 5 केजी बेचा 80 रुपए के दर से। एक औसत आगम बताइए। भारी बात थोड़ी ना, पहले तो क्या करेंगे, सबको गुना करना पड़ेगा, पहले सबको क्या करना पड़ेगा, गुना पड़ेगा। मात्रा ये ना है, तो 20 45 के ना, 20 45 45 में हो जाएगा, और 16 दूना 32 320 हो जाएगा, यहाँ 35 दूना 70 700 हो जाएगा, यहाँ 8 45 400 हो जाएगा। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 0 2 और 10 4 14, गलती की सही, 45 से भाग देंगे। 5 है तो कटवे करेगा, अंत में 0 है, नीचा 5 होगा तो कटवे करेगा। नियम है, विभाज्यता का नियम कहता है कटेगा। क्या डिवाइड करो, जो आएगा वही उसका औसत आगम हो जाएगा। ना समझे, मतलब हम जितना वस्तु बेचे और जितना मात्रा में वस्तु बेचे, तो जितना वस्तु बेचे तो सब वस्तु का कुछ कुछ कीमत रहा होगा, सब वस्तु पर वस्तु की कीमत से गुना कर दो और जोड़ दो, और जितना वस्तु की संख्या था उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, भाग कर दो, क्या प्राप्त हो जाएगा। बस इस टाइप का प्रश्न है, 2 नंबरी प्रश्न है तीनों। प्रश्न यहाँ ये आता है कि विभिन्न बाजारों में मांग वक्र, तो बाजार तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप जिस क्लास में हैं वहां पर 2 प्रकार के बाजार के बारे में, या इस टॉपिक में 2 प्रकार के बाजार को जानना है, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक मोनोपोली। क्या मेरा कहना, विभिन्न बाजारों में मांग वक्र कैसी होती है, तो हम बाजार कहते किसे हैं, पहले इस बात को जान ले कि विभिन्न बाजारों में मांग वक्र की बात करते थे। हमें पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता को परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकार को मोनोपोली कहते हैं। तो बाजार, पहले मेरे सामने एक नया शब्द है बाजार, अंग्रेजी में मार्केट। बाजार किसे कहते हैं, बड़ी आसान शब्द है, आसान बात है। अंग्रेजी में मार्केट, जहां पर क्रेता और विक्रेता आपसी प्रतिस्पर्धा के द्वारा किसी वस्तु की कीमत को तय करता है। बाजार उस स्थान को कहते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता आपसी प्रतिस्पर्धा के आधार पर किसी वस्तु की कीमत को क्या करते हैं, तय करता है। क्या कहलाता है, तो कहोगे सर यहाँ प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, मोल जोल, बोला है अच्छा, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा मतलब क्या, मोल जोल। दुकानदार कहेगा 100, भाई 80 में दे दो, 90 में दे दो, दोनों में क्या होगा, मोल जोल होगा। तो बाजार उस स्थान को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहां पर कौन,
क्रेता और विक्रेता, वहां क्रेता भी होता है विक्रेता भी होता है। आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल, आपसी प्रतिस्पर्धा के द्वारा किसी वस्तु की कीमत को। तो यहाँ पर एक प्रश्न आया जो कुछ मिनटों बाद में पूछूंगा, ध्यान रखना मैं क्या प्रश्न करूंगा। तो यह प्रश्न आया कि विभिन्न बाजार में मांग वक्र। तो पहला विभिन्न बाजार मतलब यहाँ दो बाजार बताऊंगा, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार और एकाधिकार का बाजार। तो यहाँ पहले जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहते किसे हैं। हालांकि आगे चैप्टर को बाजार के बारे में पढ़ना ही है, हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे पूरे बाजार के बारे में ही मुझे क्या करना है, जानना है। तो पहले जो दिया उसी के बारे में जान ले। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार किसे कहते हैं? तो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार उस बाजार को कहते हैं जिस बाजार में किसी वस्तु या सेवा के अनेक सारे उत्पादक होते हैं। वस्तुएं समरूप होती है, गलत कि सही? वस्तुएं क्या होती हैं? समरूप होती हैं और अनेक सारे उत्पादक होते हैं। जिस बाजार में विक्रेता न तो क्रेता को प्रभावित कर सकता है और न ही क्रेता विक्रेता को प्रभावित कर सकता है। मतलब विक्रेता क्रेता को भी चूना नहीं लगा सकता है, क्रेता सबको दाम खुला हुआ है। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार वह बाजार है जहां पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार उस बाजार को कहते हैं जिस बाजार में किसी वस्तु या सेवा के अनेक सारे उत्पादक भी होते हैं, अनेक सारे विक्रेता होते हैं। उत्पादक चाहेगा कि हम अपना मनमाना दाम तय कर दे तो नहीं चलेगा। तुम दाम बढ़ाए वो सामान दूसरों को कंपनी बना रहा है, तुमको लोग छोड़ देगा, दूसरों को खरीद देगा क्या? तो भाई नेस्केफ दाम बढ़ा देगा तो हम ब्रूक बॉन्ड का पी लेंगे, गलती सही? अब कहोगे कि भाई डेयरी मिल्क के दाम बढ़ाते चले तो डेयरी मिल्क छोड़ देंगे कल से भाई हम किंडर जॉय खा लेंगे, मंच खा लेंगे, किंडर जॉय खा के काम चलाएंगे। मैं महंगा से तो नहीं बोल रहा हूँ, कोई ब्रांड हो तो वैसा ही सेम लेवल का ब्रांड हो। अब जाइए ना सेम मोबाइल खरीदने जाते हैं, बड़ी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि दाम दोनों में 200-300 का हेर फेर है, सेम फैसिलिटी वहाँ भी है, सेम फैसिलिटी वहाँ भी है, इसका भी सॉफ्टवेयर वही है, यहाँ भी यही है, कौन खरीदे? गलती की सही? अब एक दुकान में गए तो वो कहता है कि भाई हम तो इतना में देंगे, दूसरा कहा कि इतना में देंगे, कोई कहा 200 रुपया कम कर दे, जाकर हम खरीद लेते हैं। तो वहाँ दुकानदार भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। और आप भी तो गए हर दो अब 10 रुपये को 8,000 में दे रहे हैं, मान लेगा वो? नहीं मान सकते हैं। तो इस बाजार को क्या कहेंगे? एकाधिकार। एक का अधिकार नाम से स्पष्ट है, मोनोपोली। एकाधिकार मतलब एक का अधिकार। हाँ, एकाधिकार का बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां पर किसी वस्तु के उत्पादक और विक्रेता एक ही होते हैं। कितने होते हैं? लाभ कमाने को उसका मूड हो गया, तुरंत उत्पादन को घटा देगा, दाम को बढ़ा देगा। मजबूरी है, आप उसके हैबिचुएटेड हो गए हैं, आप खरीदने के लिए मजबूर है, आपको खरीदना ही पड़ेगा। गलत किसे? जैसे उदाहरण है गैस, पेट्रोल, बहुत कम यहाँ पर है, आगे बाजार पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा। अगर विकल्प होता 50 रुपया जो पेट्रोल डीजल बिकाता, नहीं बढ़ता जाता। ये गैस 15 रुपया क्या करोगे? चुनाव होगा, खर्चा वाला जनता ही ना देता है, हम लोग बेवकूफ है। एक बार सामूहिक रूप से लाठी उठा करके ऑल क्लीन करने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं नेता को पेंशन देने की, कोई जरूरत नहीं। चलने दीजिए, कोई डरते कहाँ? लोकतंत्र में सत्ता के मालिक हम हैं। कुटने की बात कर, हाँ ठीक बोल रहा हूँ, कुटने की जरूरत है। तो सीमा पर लड़ने वाले को पेंशन खत्म करते हो, जो देश का निर्माण करता थी तो उसका पेंशन ये कम करते हो, और तुम एक दिन के लिए सांसद विधायक बन जाते हो तो तुम मरने तक। ये भी तो सेवक है ना? कोई सेवक नहीं है, शोषक है ये, सेवक नहीं है ये, शोषक है। जनता के सामने झूठी मूठी सपना दिखाते हैं ये। मुंगरी लाल का सपना जो कहीं पुराने अलादीन का चिराग जला देंगे कि हम बनेंगे तो हम आपको सीतामढ़ी को ये बना देंगे, तो क्या बना देगा? अपन तू बनाएगा। प्रश्न क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र और एकाधिकार में आगम वक्र।
याद रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता की अगर हम बाजार की बात कर लें तो पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र की बात कर ले तो पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की मांग पूर्णता लोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में वस्तु की मांग कैसी होगी? ये एक शब्द छोड़ दिया मैंने, पूर्णतः। तो इनको दाम बढ़ाएगा, छोड़ देना, कर देंगे। पूर्णता लोचदार मतलब लचीला, दाम घट गया तो बहुत खरीद लेंगे, दाम बढ़ गया खरीदना ही छोड़ देंगे, ओकरा बिना काम चला लेंगे। क्या वाल्मीकि? चाय के बिना काम चलेगा? पानी पी के काम, बड़े बड़े 4 गिलास पानी पी लेंगे। चाय पीते हो ना? बहुत पीते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में आगम वक्र की बात कर ले तो पूर्ण प्रतियोगिता में पहले बाजार तो मांग पूर्णतः क्या होती है? लोचदार होती है। कैसी होती है? और फर्म कीमत प्राप्त करता होता है। फर्म कैसा होता है? कीमत। कीमत को प्राप्त करने वाला। कीमत प्राप्त करता मतलब क्या होता है? कीमत को प्राप्त करने वाला होता है। और कीमत को प्राप्त करना मतलब कीमत का निर्धारण कौन करता है? उद्योग करता है। कीमत तय कौन करता है? उससे न्यूनतम दाम पर, उससे कम दाम पर कोई दुकानदार बेच नहीं सकता। तो कितना बेवकूफ बना दे, फलाना इतना देते रहो। गलती किसे बना सकते हो? और डीपी तो लोग झूठा डुप्लीकेट बनाता है अपना हिसाब से, लेकिन डीपी रेट ये मोबाइल वाला से बना लेता है, कहता है ना, वो डुप्लीकेट बनता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र की क्या होगी? पूर्णता लोचदार होगी। फर्म कीमत को प्राप्त करने वाले होती है। इसमें आपको बता दें कि सीमांतागम AR और MR एक दूसरे के बराबर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में AR इक्वल टू MR। AR मतलब प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में आगम वक्र की ढाल कैसी होती है? तो AR बराबर MR। AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, MR मतलब ये दोनों आपस में क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में AR इक्वल टू MR मतलब सीमांत आगम और औसत आगम क्या होता है? बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? तो बराबर इसलिए होता है कि यह मांग पूर्णतः लोचदार होती है और फर्म कीमत को प्राप्त करने वाला होता है। मतलब फर्म ही वस्तु की कीमत क्या कर देता है? तय कर देता है। यहाँ दुकानदार से कुछ चलने मिलने वाला, यहाँ तो सब कमीशन एजेंट पे काम करता है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो या ट्रैक्टर वाला हो या कार वाला हो, सब कमीशन एजेंट है। ये नहीं खुले तो बहुत बड़ा पैसा वाला होगा, उसने केवल कुछ सिक्योरिटी मनी दिया है। गलत कि सही? हाँ, अलग बात, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा पैरवी चाहिए, वो हम जैसे लोगों को कभी मिलने मिलने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। अब अगला है एकाधिकार में आगम वक्र। एकाधिकार में क्या होता है? आगम वक्र। एकाधिकार का परिभाषा बता दिया हूं। एकाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक का अधिकार। एकाधिकार का मतलब क्या होता है? एकाधिकार बाजार उस बाजार को कहते हैं जिस बाजार में किसी वस्तु या सेवा के एक ही कितने एक से अधिक हो तो अल्पाधिकार हो जाए। कुछ लोगों का होता है अल्पाधिकार, ओलिगोपोली, केवल एक ही उत्पादक हो, एक ही विक्रेता हो। होलसेल थोक रिटेलर है, उसे क्या मतलब? हाँ उसे हाँ हाँ हाँ, छोटका खुदरा वाला तो बहुत होगा, लेकिन थोक वाला कै गो होगा? एक ही होता है ना। अब सीतामढ़ी शहर में क्या महिंद्रा का 2 ट्रैक्टर एजेंसी है? नहीं। हीरो होंडा का सीतामढ़ी में 2 है? नहीं है। इसी से सब लेके वहां जाता है। हाँ, शहर में एक ही है ना, 2 नहीं खोल सकते, देवे नहीं करेगा। हाँ, बेवकूफ बनाता है पेंट वाला सब। आपको कहेगा बर्जर के हमारे पास एजेंसी, वो कहेगा ना हमारा पास, हम हमारा से कम में कोई, तो झूठ बोलता है वो। हर कंपनी किसी शहर में अपना स्टॉकिस्ट एक ही को बनाती है और कमिश्नरी में एक सुपर स्टॉकिस्ट बनाती है। पूरी कमिश्नरी का सप्लाई वहीं से होता है। मैं कंपनी बोला, कंपनी का मतलब एक ब्रांड जिसका लेवल होता है। आज इस बिना लेवल वाला तो एक ही शहर में क्या वो बना देगा, क्योंकि उसको तो अपना सेल बढ़ाना है, क्वालिटी वाला वस्तु तो है नहीं। और क्वालिटी जिसमें होगा तो लोग उसको तलाश कर, खोज कर, ढूंढ कर जाता है ना। जैसे बिहार के लोगों में शराब का अपना एक अलग ब्रांड है, सब्जी बंद हो गया, नेपाल चल जाता है ब्यौरा से।
बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, घर में चावल है या नहीं है, हाँ क्या ब्रांड है उसको पता नहीं चला क्या। हाँ कुत्ता के नाक से भी ज्यादा नाक इन शराबियों का तेज है, गली ढूंढ लेता है, नहीं हो जाएगा पर एक गली में भी काइट होता है, सही बोल रहा हूँ। हाँ ढूंढ लेता है, पहचानने की संज्ञा सूंघने की क्षमता क्या है ज्यादा इन लोगों के पास, कुत्ता से भी ज्यादा, हाँ कुत्ता से भी ज्यादा, बहुत बुरी लत। कुत्ता की जगह उसी को रखना चाहिए सूंघने के लिए, पहचानने के लिए। कुत्ता मांस को सूंघ लेता है, केवल शराब को सूंघता है, सही बोले हैं, शराब के अलावे ये सब कुछ नहीं सूंघ पाता है। अब है तो एकाधिकार में आगम वक्र क्या है, तो एकाधिकार में औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। यहां क्या कह दिया, एकाधिकार के बाजार की हम बात करें, वाई ओ एक्स क्या कहता है, कौन आगम वक्र, औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र। बाएं से, ये हाथ मेरा बाएं है, बाएं से दाएं मतलब ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, कहा बाएं से दाएं ऊपर से नीचे को गिरता है, ये मार यार नीचे की ओर गिरता है। इसका मतलब यह है कि यदि एकाधिकारी किसी वस्तु को ज्यादा एम आर और ए आर नीचे झुकने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एकाधिकारी मतलब एक का अधिकार वाला अगर किसी वस्तु को ज्यादा मात्रा में विक्रय करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, एकाधिकारी किसी वस्तु को ज्यादा बेचना अगर चाहे तो क्या करेगा, ज्यादा बेचने पर कीमत कम कर देगा। एकाधिकारी एआर, एकाधिकार के बाजार में एआर और एमआर क्या होता है, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं की ओर झुकता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसका कारण ये है कि एक अधिकारी अगर बाजार में किसी वस्तु को ज्यादा बेचना चाहेगा तो उसे कीमत को क्या करना पड़ेगा, एआर और एमआर दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और यदि कीमत ज्यादा लेना चाहेगा तो कीमत को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यहां पर कीमत प्राप्त करता होता है और यहां पर कीमत प्राप्त करने वाला नहीं होता है। यहां एक अधिकार के बाजार में आगम वक्र बाएं से दाएं ऊपर से कौन ढाल, ऋणात्मक ढाल वाली होती है। ठीक है, लास्ट आ जाता है एमआर शून्य कब या ऋणात्मक कब होता है। एमआर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू 2 नंबर का प्रश्न एक आध बार शायद डाले हुआ है कि एमआर कब शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकती है। घाटा कब, तुम्हारा एमआर कब माइनस में चल जाएगा। तो कहता है कि यहां मैं देखा हूं ज्यादा बेचना है तो कीमत क्या करेगा, कभी कभी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इतना दाम करना पड़ता है कि लागतों से कम कई बार बेचना पड़ता है। मार्केट में सुनते होंगे, जो बिजनेसमैन जानता है, कई बार अपने आप को स्टेबल करना है। इससे आपके शहर में इस कोचिंग के दुकान में ऐसा वो चल रहा है, अभी चल रहा है, खूब ज्यादा संख्या में बच्चों को भीड़ करना है तो अपन एक खेल बेच लेता है। हाँ मैं जान रहा हूँ, बहुत गर्दा खा के जी रहा है सब बहुत, लेकिन लड़कों को खूब बुझ रहा है ना। 90% ओहने, ठीक बोला, 90% क्या है, ओहने। नहीं तो आप में काबिलियत है तो प्रचार कराने की क्या जरूरत है भाई। हाँ नए आए हैं तो आपके नाम की जरूरत है। कहाँ एससी मिश्रा को प्रचार कराते सुनता सुना है कोई, कहते कि एससी मिश्रा प्रचार कर रहा हो, कहीं उसका पोस्टर लगा हो, नहीं क्या सीधे पर कहाँ है, बहुत जगह जानता भी नहीं होगा। पढ़ने वाला पहले 6000 दे देता है, हम तो 1 महीने के बाद पढ़ाई कोचिंग शुरू होगा, 7,000 पेमेंट कर दिया, 1 महीना के बाद कोचिंग शुरू होगा। अभी तक मार्क्स नहीं लाऊंगा, हाँ नहीं हाँ कितना डेमोक्रेसी देगा, जो काबिल होगा कहे दे देगा। वो ऑलरेडी जानता है कि जो 90 नंबर 100 नंबर रसवाई लेके आए थे, इनमें 99 को फ्रॉडे है, कोरोना का फायदा उठा लिया। हाँ हाँ सही बोल रहा, 98 वाला। हम आपका नाम नहीं लिया है, वो जान रहा है अगला डेमो क्या लगेगा।
तो यहाँ पर क्या होता है, एमआर शून्य कब हो जाता है, एकाधिकार के बाजार में। किस बाजार में, एमआर शून्य कब होता है, एकाधिकार के बाजार में। सर एकाधिकार के बाजार में एमआर शून्य का हो जाएगा। एकाधिकार के बाजार में एमआर ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य हो सकती है। क्यों? क्योंकि एकाधिकारी अगर अपने वस्तु को ज्यादा बेचना का मूड बना ले, उनको ज्यादा बेचना है, तो लागत से भी कीमत क्या कर देगा, क्योंकि किसी कंपनी को धराशायी जो करना है उसे, जैसे आया था रिलायंस, नहीं चलेगा अभी। रिलायंस जो जियो है, बड़ा मुश्किल है इसको पछाड़ना। ये जो आया 2016 में है, हाँ, इसने क्या किया, एक मोबाइल दिया, कोई वेलकम योजना शायद था, उसको मुझे याद आ रहा है। आपको कितना, मुझे मैं तो नहीं करता तो मुझे पता नहीं है। 99 रुपया का ईजी करवाया, फ्री क्या फ्री में दिया मुझे कुछ नहीं याद है अभी। 6 सिम फ्री दिया और 6 महीने अनलिमिटेड बतिया इतना। उसके बाद आया मोबाइल सिम बेचना शुरू कर दिया। कहा नहीं, हमारे सिम खरीदना, हमारे कंपनी का मोबाइल आपको लेना पड़ेगा 10 रुपया में, कंपनी टू कंपनी फ्री। 10 से लाया 18 रुपया, 18 से लाया 35 रुपया, 35 रुपया को कर दिया 45 रुपया, तब 78 रुपया। और 6 महीना वाला प्लान दिया, जो 6 महीना कर लिया। लोगों ने कहा बड़ा सुंदर कंपनी, सबने एयरटेल छोड़ा, आइडिया छोड़ा, वोडाफोन को छोड़ा, डोकोमो छोड़ा, टाटा डोकोमो, बहुत सारी कंपनियां थी, सबको छोड़ा। अरे 6 महीना हुआ तो कहा कि नहीं, अगर आप आजीवन इसका आनंद लेना चाहते हैं तो 99 का कीजिए कराइए। उसने क्या किया, ग्राहकों की संख्या तो उसके पास 50 करोड़ से ज्यादा पहुंचा लिया था। तब 50 करोड़ ग्राहक उसका तो पहले ले लिया, भरी में तो बचाया आदत हो गया था। सीधे सबको कहा कि भाई 99 के मारी थी, 6 महीने चला देता। कितना कमार पाया? देखो बिजनेस कैसे होता है। 99, मान लो हम इसको 40 करोड़ लेके चलते हैं, गुना करो, दो 98 नंबर वाले गुना करो। अब इतना गुना करो जितना है उतना, रात और रात कमा लिया। अब सोचते रहो, बैठे रहो तुम। क्या अंबानी इसलिए क्योंकि धीरूभाई अंबानी चाहते तो अपने बेटा को नहियों पर हद तक हार्वर्ड में पढ़वा दिया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नाम लिखा दिया। तो बेटा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग रहेगा तब ना। तो बेवकूफ लोग हैं ही, गधा को औरतें का बेसी गधा बना देना। कैसे गधा बनाओगे? ब्रांड बना दिया। पहले 30 दिन का महीना होता था, क्या दिमाग लगाया, 28 दिन का महीना बना दिया। नरेंद्र मोदी को भी दिमाग नहीं आ रहा है, क्या दिमाग लगा चाय बेचने वाले को। अरे 1 महीना भारत के में 28 दिन का महीना कहां से होने लगा? अब 1 साल में 13 महीना के लेता है। सरकारी कर्मचारी को विरोध करना चाहिए कि हमको 1 साल में 13 महीने का वेतन दीजिए, तो हम महीना में 28 दिन कमाएंगे। एतवार छाट के जो होता है 28 दिन कमाएंगे ना, वो छोड़ के कोरमा थोड़ी ना हुआ। तो ये रहा आपका आगम और आगम की धारणा।